अगले दिन सुबह के 10 बजे थे। विवेक सबकी नजरों से बचते हुए दीवान विला के बाहर निकलता है। वो एक ऑटो लेकर शहर से बाहर चला जाता है और एक गार्डन के बाहर आकर रुक जाता है। विवेक उस गार्डन के बाहर खड़े होकर किसी का इंतजार करने लगता है। कुछ देर के बाद एक और ऑटो उस गार्डन के सामने आकर रुक जाती है। उस ऑटो से एक दुबला पतला सा आदमी बाहर निकलता है, जिसकी हाइट लगभग 5 फीट थी और उसने लूज पैंट शर्ट पहना हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के बीच रही होगी। वो आदमी विवेक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। विवेक उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके गेस करते हुए कहता, मिस्टर नरेंद्र। वो आदमी विवेक को कोई जवाब नहीं देता और अपने हाथ में रखा एक पार्सल विवेक की तरफ बढ़ा देता है। उस पार्सल को देखकर विवेक की आंखों में चमक आ जाती। जैसे ही विवेक उस पार्सल को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो आदमी अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है, पहले पैसे। ये सुनकर विवेक उस आदमी को मुंह बनाकर देखने लगता है और अपने बैंक के पैकेट से कुछ पैसे निकालकर उसे दे देता है। वो आदमी विवेक से कहता है, पूरे पैसे हैं ना? विवेक उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहता, आप गिन सकते हैं। विवेक की बात सुनकर वो आदमी वहीं खड़े होकर वो पैसे गिनने लगता है। सारे पैसे गिन लेने के बाद वो उन्हें अपनी जेब में रखता है और विवेक को वो पार्सल दे देता है। विवेक उस पार्सल को खोलकर देखने लगता है और इस बारे में उस आदमी से कुछ बातें करने लगता है। विवेक और उस आदमी दोनों को ही नहीं पता था कि वहाँ कोई और भी था जो थोड़ी दूर से उन पर नजर रख रहा था। वो आदमी विवेक पर नजर बनाए हुए किसी को कॉल करता है। इधर युवराज अपने कमरे में बैठे लैपटॉप से कुछ काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजता है। युवराज एक नजर मोबाइल को देखता है और फिर से लैपटॉप को देखते हुए फोन उठाकर कहता, हाँ बोलो। युवराज को उसी आदमी ने कॉल किया था जो इस वक्त विवेक पर नजर रख रहा था। वो आदमी युवराज से कहता, युवराज सर, विवेक अभी शहर के बाहर एक गार्डन के पास खड़ा है। उसके साथ एक आदमी भी है। उस आदमी ने विवेक को कुछ किताब जैसा दिया है, लेकिन अजीब बात यह है कि विवेक ने उस पतली सी किताब के बदले उस आदमी को लगभग 20,000 रुपए दिए। पूरी बात सुनकर युवराज कहता, ठीक है, विवेक पर नजर बनाए रखो और हाँ, ध्यान रहे उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते युवराज गुस्से में कहता है, ये तीनों बार बार अपनी जान खतरे में डालने की कोशिश क्यों करते रहते हैं। युवराज अपना लैपटॉप बेड पर रख देता है और अपने कमरे के बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वो देखता है कि अक्षय वहीं खड़ा है और लिविंग एरिया की तरफ एकटक देख रहा है। युवराज आगे बढ़कर देखता है तो लिविंग एरिया में सुहानी, निशा और सुब्रा बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। युवराज आकर अक्षय के पास खड़ा हो जाता है और वो भी लिविंग एरिया की तरफ देखने लगता है। युवराज के वहां आते ही अक्षय थोड़ा घबरा जाता है, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो डर से हकलाते हुए युवराज से कहता है, वो युवराज, तू गलत मत समझना यार, मैं सुहानी को किसी गलत नजर से नहीं देख रहा था। युवराज सुहानी को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, अच्छा। अक्षय को समझ में आ जाता है कि युवराज के झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। वो अपनी साइड लेते हुए कहता है, अरे यार, मुझे थोड़ा टाइम तो दे। अब कोई किसी से प्यार करता है तो उसे भूलने में टाइम तो लगेगा ना। अक्षय उदास होकर आगे कहता, मेरा पहला प्यार। अक्षय इतना ही कह पाया था तभी युवराज अपनी नजर लिविंग एरिया से हटाकर अक्षय पर ले जाता है और उसे शक भरी नजरों से देखने लगता है। युवराज को खुद को इस तरह घूरते देखकर अक्षय कुछ देर के लिए चुप हो जाता और आगे कहता, ठीक है, पहला प्यार नहीं, 5वां है। युवराज फिर से लिविंग एरिया की तरफ देखते हुए कहता है, 7वां। युवराज की बात सुनकर अक्षय अपनी उंगलियों से कुछ गिनने लगता है और फिर खुद को डिफेंड करते हुए कहता है, 7वां कैसे? पूजा, रीमा, नेहा, प्रिया और सुहानी 5 ही हुए ना। युवराज कहता, नीलम 11th क्लास, ऐश्वर्या 2nd ईयर। युवराज के ऐसा कहते ही अक्षय हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है और उस पर शक करते हुए उससे कहता है, तूने मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स को याद करके रखा है? क्या तेरी भी उन पर नजर थी? युवराज थोड़ा रूड होकर कहता है, नहीं याद होती अगर तू रोज मुझे कॉल करके उनके बारे में बता कर इरिटेट नहीं करता। युवराज की बात सुनकर अक्षय थोड़ा शर्मिंदा हो जाता और खुद को डिफेंड करते हुए कहता, युवराज, प्यार कोई रेस तो नहीं होता जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा हो। बस प्यार तो प्यार ही होता है। युवराज अब अक्षय की बातों से इरिटेट होकर उसे एक अजीब सा लुक देता है और फिर वहां से चला जाता है। युवराज लिविंग एरिया में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। वैसे न्यूज़पेपर तो बस एक बहाना था। युवराज का सुहानी के पास बैठने का मन कर रहा था। निशा, सुहानी और सुब्रा युवराज के आने के बाद भी अपनी बातें कंटिन्यू रखती हैं। अक्षय भी दुखी होकर घर से बाहर घूमने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद विवेक घर आ जाता है। उसका चेहरा थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहा था। विवेक के वहां आते ही निशा और सुहानी उसे सवालिया नजरों से देखने लगती हैं। विवेक अपनी पलकें झपकाकर उन्हें एक इशारा करता है और फिर सीधे अपने कमरे में चला जाता है।
युवराज अपनी शार्प नजरों से उन तीनों की ये हरकतें नोटिस कर लेता है। विवेक के वहां से जाते ही निशा और सुहानी भी कोई बहाना बनाकर ऊपर चली जाती हैं। वो दोनों अपने कमरे के बजाय विवेक के कमरे में चली जाती हैं। ये देखकर युवराज समझ जाता है कि वहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इधर निशा और सुहानी क्यूरियस होकर विवेक के कमरे के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही निशा एक्साइटेड होकर कहती है, क्या तुम्हें वो किताब मिली? विवेक अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता, मिल गई। लेकिन विवेक इतना ही कह पाया था कि निशा उसके हाथ पार्सल ले लेती है और उसे अनकवर करने लगती है। उस पार्सल को अनकवर करते ही निशा अपना मुंह बनाकर कहती, ये क्या है? क्या इसे बुक कहते हैं? उस पार्सल के अंदर कोई किताब नहीं बल्कि एक पुरानी फटी हुई डायरी थी जिसके किनारे को दीमक खा चुका था। सुहानी भी उसे देखकर विवेक से कहती, विवेक तुमने तो कहा था कि तुम कोई किताब लेकर आने वाले हो, लेकिन ये तो एक डायरी है। विवेक सुहानी के इस सवाल पर कुछ कहने ही वाला था, तभी निशा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, मुझे पहले से ही इस पर शक हो रहा था, तभी तो मैं सोचूं कि उस भूतनी का पति शेक्सपियर कैसे हो गया। विवेक चिढ़ते हुए निशा से कहता है, तुम्हें नहीं पता क्या? ये 200 साल पहले लिखा गया है और 200 साल पहले यहाँ पर ब्रिटिश लोग राज करते थे। उस टाइम में कोई किताब लिखना और पब्लिश करना कितना मुश्किल काम था। ऊपर से उन अंग्रेजों ने कितने सारे एक्ट्स बना रखे थे। इस बेचारे ने लिखा होगा लेकिन पब्लिश नहीं करा पाया होगा। इन सब बातों से इसके अंदर की इंफॉर्मेशन बदल नहीं जाते। विवेक की बात को सुनकर निशा शांत हो जाती है। सुहानी निशा को देखते हुए कहते, विवेक सही कह रहा है, हमें इस डायरी के इंफॉर्मेशन से मतलब होना चाहिए, और वैसे भी इसमें जो भी लिखा है वो राइटर ने खुद लिखा है। इसका मतलब इसे किसी ने मैनिपुलेट भी नहीं किया होगा। ये कहते हुए सुहानी निशा के हाथ से वो डायरी ले लेती है और उसे खोलकर देखती है। किताब खोलते ही सुहानी कंफ्यूज हो जाती है। निशा भी सुहानी के हाथ में रखा किताब देखकर मुंह बनाते हुए कहती, अब ये क्या है? सुहानी भी विवेक को सवालिया नजरों से देखने लगती है। विवेक उदास होकर कहता, बस यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है। निशा कहती है, छोटी सी प्रॉब्लम? ये एलियंस की लैंग्वेज है, क्या है ये सब? विवेक निशा के सवाल का जवाब देते हुए कहता, ये टाकरी लिपि है। इससे पहाड़ी एरिया में लिखा जाता था, लेकिन आजकल इसका यूज काफी कम हो गया है। हमें इस डायरी को पढ़ने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। विवेक की बात सुनते ही निशा अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ जाती है। सुहानी विवेक से कहती है, तो क्या तुम्हें कोई ट्रांसलेटर मिला? विवेक नाम में सर हिलाते हुए कहता है, अभी तक तो नहीं। एक्चुअली अब इस लिपि का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई ट्रांसलेटर ढूंढ ही लूंगा। सुहानी और विवेक बात ही कर रहे थे, तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता और युवराज कमरे के अंदर आ जाता है। वैसे तो युवराज काफी जेंटलमैन है, वो किसी के भी कमरे में जाने से पहले परमिशन जरूर लेता है, लेकिन आज उसे उन तीनों की चोरी पकड़नी थी, इसलिए वो अक्षय का बहाना बनाते हुए सीधे दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही युवराज कहता, अक्षय वो, और खामोश हो जाता है। युवराज पहले से ही जानता था कि अक्षय कमरे में नहीं है। युवराज को अचानक से कमरे में देखते ही सुहानी, निशा और विवेक एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। सुहानी युवराज को देखते ही वो डायरी अपने पीछे छुपा लेती, लेकिन युवराज की पैनी नजरों से वो बच नहीं पाती। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के उन तीनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता और कुछ ही देर में युवराज सुहानी के एकदम करीब आ जाता है। सुहानी और उसके दोस्त इस वक्त काफी डर गए थे। फिर युवराज सुहानी के और करीब आता है, जिससे उन दोनों का चेहरा बिल्कुल आमने सामने हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए अपना हाथ सुहानी के पीछे ले जाता है और उससे डायरी ले लेता है। सुहानी कुछ नहीं कह पाती। सुहानी से वो डायरी लेने के बाद युवराज पीछे हट जाता है और सुहानी एक चैन की सांस लेती है, लेकिन वो तीनों अब भी घबराए हुए युवराज की ओर देख रहे थे। युवराज हमेशा की तरह बिना किसी भाव के उस डायरी को खोलकर देखने लगता है। वो डायरी काफी डैमेज हो चुकी थी, उसके पन्ने भी डल हो चुके थे। युवराज उस डायरी के पन्ने पलटते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को देवनागरी लिपि भी ढंग से लिखनी आती होगी और तुम लोग टाकरी लिपि पढ़ रहे हो, इंटरेस्टिंग। युवराज की बात सुनकर वो तीनों हैरान रह जाते। विवेक युवराज की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए हैरानी से कहता है, युवराज सर, क्या आप ये पढ़ सकते हैं? युवराज डायरी बंद करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। ये सुनते ही सुहानी और विवेक हैरान, लेकिन निशा खुश हो जाती है। निशा खुशी से उछलते हुए युवराज से कहती, सर, इसका मतलब हम आपको ही ढूंढ रहे थे। क्या आप हमें बताएंगे कि इस डायरी में क्या लिखा है? युवराज खुद को बिजी दिखाते हुए कहता, शायद अगर इसमें कुछ काम की चीज हुई तो। युवराज की बात सुनकर विवेक उससे कहता, सर, एक्चुअली इस डायरी में उस साये के बारे में लिखा है
ये कहते हुए विवेक युवराज को शुरू से सारी बातें बता देता है। सारी बातें सुनकर युवराज भी अब हैरान रह जाता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर ये बताना मुमकिन नहीं था कि उसे थोड़ी भी हैरानी हो रही है। सारी बातें सुनकर युवराज कहता है, ठीक है, मैं इस डायरी को ट्रांसलेट करके तुम्हें बता दूंगा। युवराज विवेक को देखते हुए कहता है, डोर लॉक कर दो, मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई डिस्टर्ब करे। विवेक युवराज की बात मानते हुए कमरे का दरवाजा लॉक कर देता है और सभी आकर बेड पर बैठ जाते हैं, लेकिन युवराज एक चेयर लेकर उनके पास बैठता है। युवराज उस डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू करता है। युवराज पहला पेज पढ़ते हुए कहता है, मेरा नाम हरीश चतुर्वेदी है और मैं शिमला के एक हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। मैं कोई लेखक नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई साहित्य या कहानी लिखनी आती है, लेकिन मैं ये किताब लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भविष्य में ये किताब किसी न किसी की मदद जरूर करेगी। मैं इस किताब में उस आत्मा के बारे में बताना चाहता हूँ जो उस श्रापित कुएं के पास भटकती थी और लोगों का शिकार करती थी, जिसे कैलाश से आए एक अघोरी बाबा ने कैद कर लिया। वो आत्मा अभी भले उस कुएं के अंदर कैद है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो फिर से आजाद जरूर होगी। वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि मेरी पत्नी मृदुला की है। ये पूरी कहानी आज से 15 साल पहले शुरू हुई थी, जब मेरी मृदुला से शादी हुई थी। मृदुला पास के एक गांव में रहती थी। मेरे पिताजी ने उसे मेरे लिए पसंद किया था और मेरी उससे शादी हो गई। मृदुला एक बहुत सीधी और संस्कारी लड़की थी। वो मेरा बेहद ख्याल रखती थी और मुझसे बेहद प्यार भी करती थी। हम दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ही सालों में हमारी खुशी उदासी में बदलने लग गई। शादी के 10 साल हो गए थे, लेकिन हमें संतान सुख नहीं मिला। इसके लिए हम दोनों ने बहुत कोशिशें की, कई वैद्यों से इलाज कराया, कई मंदिरों में माथा टेका, लेकिन इन सब के बावजूद हमें बच्चा नहीं हुआ। हमारी बस्ती से दूर घने जंगल के बीच एक कुआं है। मैंने बचपन से उस कुएं के बारे में कई कहानियां सुनी थी। मैंने सुना था कि वहाँ एक बहुत बड़ी तांत्रिक रहती है जो उस कुएं की रक्षा करती है। लोग कहते हैं कि वो तांत्रिक कई सालों से वहाँ रह रही है। किसी को भी उस तांत्रिक की असली उम्र का पता नहीं था और ना ही किसी ने उसे देखा था। उस कुएं के पास कोई भी नहीं जाता और जो जाता है वो कभी वापस भी नहीं आता। इसी तरह साल गुजरते गए और मृदुला मां न बन पाने के कारण हताश रहने लगी। एक रात जब मैं और मृदुला अपने घर में सो रहे थे, तब रात में मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मृदुला घर में नहीं है। मैं देखकर घबरा गया और उसे ढूंढने लगा। रातों रात मैंने पूरी बस्ती छान ली, लेकिन मृदुला कहीं नहीं मिली। हर तरह से कोशिश करने के बाद भी कई दिनों तक मुझे उसका कुछ भी पता नहीं चला। उन्हें पूरे बस्ती में छानने के बाद भी वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। फिर हमेशा की तरह एक दिन जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पूजा करने के लिए उठा तो मैं हैरान रह गया। मृदुला घर में ही थी और अपने बिस्तर पर अपनी जगह पर आराम से सो रही थी। फिर एक सुबह मैं पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठा तो मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि मृदुला घर में ही थी और बिस्तर पर अपनी जगह आराम से सो रही थी। ये पढ़ते हुए युवराज कुछ देर के लिए रुक जाता है और बड़ी सावधानी से उस डायरी का पेज पलटता है, जिससे उसके आगे के पेज फट न जाए। निशा, सुहानी और विवेक हैरानी से युवराज को ही देखते रहते। निशा हैरानी के साथ कहती है, इसका मतलब वो साया मृदुला की आत्मा है। निशा की बात पूरी होते ही विवेक कहता है, तो क्या मृदुला अपना बच्चा पाने के लिए उस तांत्रिक के पास चली गई थी? युवराज उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी नजरें उस डायरी पर ही थी। वो आगे पढ़ना शुरू करता है। मैंने जैसे ही मृदुला को अपने घर में देखा, मैं घबरा गया। रात को सोने से पहले मैंने घर का दरवाजा अच्छे से बंद किया था। मैं सोच में पड़ गया कि जब घर का दरवाजा ही बंद था तो मृदुला घर के अंदर आखिर कैसे आई। कुछ देर मृदुला को देखने के बाद मैंने उसे नींद से जगाया। वो नींद से जागकर अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से मुझे देखने लगी। जो मुस्कान उस वक्त मृदुला के चेहरे पर थी, वो कई सालों पहले उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। मृदुला ने बड़े प्यार से कहा, उठ गए आप? मैं हैरानी से मृदुला को देख रहा था। ये देखकर उसने मुझसे पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने उससे कहा, तुम इतनी दिनों तक कहाँ थी? मेरी बात सुनकर मृदुला हंसने लगी और मुझसे कहा, आप भी सुबह सुबह जाने कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो घर में ही थी, कल रात यहीं तो सोई थी। ये कहती मृदुला वहां से चली गई। उस दिन के बाद मैंने कई बार मृदुला से पूछने की कोशिश की कि इतने दिनों तक वो कहाँ थी, लेकिन उसने कभी भी ये बात नहीं मानी कि वो घर से गायब थी। जब हमारे पड़ोसी मृदुला से यही सवाल करते तो वो और चिढ़ जाती और उनसे झगड़ा करने लगती। कुछ दिनों के बाद मैं और बाकी के लोग इस बात को भूल गए। वापस आने के बाद मृदुला बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी।
बस उसमें बस एक ही बदलाव आ गया था जो मुझे काफी अजीब लग रहा था। वो हमारे घर से भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हटाने लगी थी। हमारे घर से वो सब गायब होते देख जब मैंने मृदुला से उस बारे में पूछा तो उसने कहा उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। हो सकता है कोई चोर उन चीजों को चुरा रहा हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें आखिर कौन चुराएगा। मृदुला के वापस आने के कुछ ही महीनों के बाद हमारे घर में भी वो खुशी आ गई जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे। शादी के 10 साल बाद हमें संतान प्राप्त हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और इसके 2 साल बाद फिर से हमारे घर में खुशखबरी आई। इस बार भी मृदुला ने एक लड़के को जन्म दिया था। हमारा दूसरा बच्चा होने के बाद गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। वहां से छोटे बच्चे गायब होने लगे। तब मैं और मृदुला भी अपने दोनों बच्चों की सुरक्षा के लिए परेशान रहते थे। एक रात जब मैं अपने घर में सोया था और आधी रात को मेरी नींद खुली, तब मुझे मृदुला फिर से अपने बिस्तर में नहीं दिखी। मैंने पूरा घर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। इस बार मुझे उस पर शक होने लगा और मैं घर में ही उसका इंतजार करने लगा। कुछ घंटों के बाद वो घर वापस आ गई और अपनी जगह पर जाकर सो गई। उस समय मैंने मृदुला से कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह मुझे पता चला कि गांव से एक और बच्चा गायब हो गया है। पता नहीं क्यों, पर मुझे इन सब के पीछे मृदुला का ही हाथ लगने लगा था। उस दिन के बाद से हर रात मैं मृदुला पर नजर रखने लगा था। एक रात मृदुला अपने बिस्तर से उठी और उसने मेरी तरफ देखा। मृदुला के मेरी तरफ देखने से पहले ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और जिससे कि उसे ऐसा लगे कि मैं सो रहा हूँ। मुझे सोता देखकर मृदुला घर से बाहर जाने लगी। इस बार मैंने उसका पीछा किया। उसका पीछा करते हुए मैंने जो देखा वो देखकर मैं दंग रह गया। मैंने देखा मृदुला बस्ती के एक घर के अंदर चली गई और जब वो बाहर निकली तब उसकी गोद में एक बच्चा था। मृदुला उस घर का बच्चा चुराकर उसे अपने साथ ले जा रही थी। ये देखकर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि आसपास के गांव के बच्चों को कोई और नहीं बल्कि मृदुला ही गायब कर रही थी। मैं उसका पीछा करने लगा। वो बिना डरे बस्ती से बाहर घने जंगल के अंदर जा रही थी। मैं छिपकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर के बाद मृदुला एक कुएं के पास जा पहुंची। ये वही कुआं था जिसकी कहानी मैंने बचपन में ही सुनी थी, लेकिन उस रात वहां पर मैं पहली बार गया था। आधी रात को उस घने जंगल के बीच वो कुआं बहुत ही भयानक दिख रहा था। उस कुएं के पास एक औरत बैठी थी जिसके सामने एक हवन कुंड जल रहा था। वो औरत मंत्रों का जाप करते हुए हवन कुंड में आहुति दे रही थी। उस हवन कुंड की ज्वाला की रोशनी से उस औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। उस औरत का चेहरा बेहद भयानक था। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसने काले कपड़े पहने थे और माथे पर काला टीका लगाया हुआ था। मृदुला उस औरत के पास गई और उसके पैरों पर अपना सर रखते हुए वो बच्चा उस औरत को दे दिया। उस औरत ने वो बच्चा लिया और हवन कुंड के सामने ही उसे मार दिया। मैं उस बच्चे को बचाना चाहता था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं जानता था कि अगर मैं उन दोनों के सामने चला जाता तो वो लोग मुझे भी मार देती और ये सच मैं किसी को भी नहीं बता पाता। ये सब देखने के बाद मैं घबराकर वहां से जाने लगा। तभी जंगल में उस औरत की आवाज गूंजने लगी। उसने गुस्से में कहा, तू कहाँ जा रहा है? अभी तेरी बलि तो बाकी ही है। उस औरत को ये बात पता चल गई थी कि मैं वहां उन्हें छुपकर देख रहा था। उसने मृदुला से कहा, जा खत्म कर दे उसे। उस औरत की बात सुनते ही मैं वहां से भागने लगा और मृदुला मेरे पीछे आने लगी। वो पूर्णिमा की रात थी लेकिन फिर भी उस घने जंगल में बिल्कुल अंधेरा था। कुछ देर भागने के बाद पता नहीं मैं कैसे जमीन पर गिर गया और कुछ ही पलों में मृदुला मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो मेरी पत्नी मृदुला है। मैं उसे देखकर बहुत डर गया था। उसका मासूम चेहरा अब बहुत भयानक दिख रहा था। उसे देखकर मैं जमीन पर घिसटते हुए पीछे जा रहा था और वह गुस्से में मेरी तरफ बढ़ रही थी। कुछ देर बाद मेरे पीछे एक पेड़ आ गया था और मैं वहीं पर फंस गया। मैंने घबराते हुए मृदुला से कहा, मृदुला तुम ये सब क्यों कर रही हो? हमारा कितना खुशहाल परिवार था, तुमने सब क्यों बर्बाद कर दिया? मेरे ऐसे करते ही मृदुला गुस्से से कहने लगी, खुशहाल परिवार? कैसा खुशहाल परिवार जहाँ एक बच्चा भी नहीं था? मुझे घुटन होती थी उस परिवार में। मुझे मेरा बच्चा चाहिए था, इसलिए मैं उस तांत्रिक के पास गई। अब वो तांत्रिक ही मेरी गुरु है। उन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है। मेरे दोनों बच्चे उन्हीं की देन है। वो मेरे लिए एक भगवान है। ये सब कहते हुए मृदुला की आंखों में हैवानियत साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा, कैसी भगवान? वही भगवान तुम्हें तुम्हारे पति को मारने के लिए कह रही है। आज वो तुम्हारे हाथों मुझे मरवा रही है।
अगर कल उसने तुम्हें तुम्हारे बच्चों को मारने के लिए कहा तो क्या तुम उन्हें भी मार दोगी? मृदुला ने गुर्राते हुए कहा, हाँ, मैं उन्हें भी मार दूंगी। मृदुला के इस जवाब से मैं हैरान रह गया था। मैंने उससे कहा, जिन बच्चों के लिए तुमने सारी हदें पार कर दी, तुम उन्हें भी मार दोगी? मृदुला ने मुझसे कहा, हाँ, मैं उन्हें भी मार दूंगी। मैं उस मृदुला को बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ जो घर परिवार में उलझी रहती थी। अब मुझे शक्तियाँ चाहिए और उसके लिए मैं किसी को भी मार सकती हूँ। ये कहकर मृदुला ने अपना हाथ आगे किया और उसे झटक दिया। उसके ऐसा करते ही एक बड़ा सा पेड़ मेरे ऊपर आके गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। ये देखकर मृदुला वहां से चली गई। शायद उसे लगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन हनुमान जी की कृपा से मैं बच गया। शायद उन्होंने मुझे बाकी के लोगों को बचाने के लिए ही जिंदा रखा था। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे वापस गांव आकर गांव वालों को सारी बातें बतानी ही पड़ी, क्योंकि अगर यह सब जानते हुए भी मैं चुप रह जाता तो आगे होने वाली मौतों का जिम्मेदार मैं ही होता। सारी बातें जानकर बस्ती के सभी लोगों ने मृदुला को पकड़ लिया और उसे एक पेड़ से बांध दिया। जब मृदुला को पेड़ से बांधा गया तब भी उसके चेहरे पर मौत का डर नहीं था। वो जोर जोर से हंसते हुए कह रही थी, मेरी मौत से यहाँ बर्बादी शुरू होगी। गांव के लोगों ने मृदुला को जलाकर मार दिया और मैं यह सब देखता रह गया। अगली सुबह जब मैं मृदुला के बचे हुए शरीर को लेने उस जगह पर गया तो उसका शरीर गायब था। मुझसे पहले वो औरत मृदुला के शरीर को अपने साथ ले गई थी। उसने अपनी तंत्र शक्ति से मृदुला की आत्मा को जागृत कर दिया था। क्योंकि मृदुला भी काला जादू करने लगी थी, इसलिए वो खतरनाक पिशाच बन गई। मृदुला के मौत के अगले दिन से ही गांव में हर दिन किसी न किसी की मौतें होने लगी। मृदुला की आत्मा ने गांव वालों के साथ कुछ अंग्रेजों को भी मार दिया। सारी कोशिशों करने के बाद भी जब इन मौतों को नहीं रोका जा सका तो मैं कुछ लोगों के साथ कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़ा। वहां हम एक अघोरी से मिले जिन्हें हमने अपनी सारी परेशानी बताई। सब कुछ जानकर वो अघोरी हमारे साथ हमारे गांव आने के लिए तैयार हो गए। यहाँ आते ही वो सीधा उस श्रापित कुएं के पास गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से मृदुला की आत्मा को उस कुएं में कैद कर दिया। उनके वहां आने से पहले ही वो औरत जा चुकी थी। शायद उसे पता चल गया था कि वहां कौन आने वाला था। मृदुला की आत्मा को कैद करने के बाद अघोरी बाबा उस गांव से प्रस्थान कर रहे थे। तब मैंने उनसे पूछा, बाबा, क्या आप मेरी पत्नी मृदुला की आत्मा को इस प्रेत योनि से मुक्त नहीं कर सकते? अघोरी बाबा ने कहा, यह निश्चित ही मैं कर सकता हूँ। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वो मृदुला को मुक्त कर दें, लेकिन इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी मृदुला की मुक्ति का समय नहीं आया है। उसकी मुक्ति सही वक्त पर सही इंसान के हाथों ही होगी। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। उस दिन के बाद से आज तक यहाँ मृदुला के हाथों किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन अब कोई भी उस श्रापित कुएं के पास नहीं जाता। बाबा ने कहा था कि मृदुला की आत्मा भले ही उस कुएं में कैद है, लेकिन अब भी वो किसी चीज की रक्षा कर रही है। मैं नहीं जानता कि वो क्या चीज है। उस दिन के बाद से शायद वो तांत्रिक भी वहां से चली गई, लेकिन मुझे ये डर है कि एक दिन वो दोनों वापस जरूर आएंगे और अपने उस मकसद को फिर से पूरा करने की कोशिश करेंगे जो अधूरा रह गया। युवराज ये पढ़कर खामोश हो जाता है। सुहानी, निशा और विवेक युवराज को ही देख रहे थे। कहानी खत्म होने के बाद सुहानी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, इसका मतलब मृदुला की आत्मा को एक दिन मुक्त होना ही पड़ेगा, वो चाहे अथवा ना चाहे। विवेक सुहानी की बात पूरी करते ही कहता है, हाँ, यहाँ यह बात उस साये या मृदुला की नहीं है। यहाँ और भी कई लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि वो औरत जो तांत्रिक थी जिसने मृदुला को जागृत किया, और सबसे जरूरी बात, उसने मृदुला को शायद उस विसिंग बेल की रक्षा करने के लिए ही जागृत किया। विवेक की बात सुनकर सुहानी कहती है, लेकिन उस विसिंग बेल के अंदर ऐसा क्या है कि वो तांत्रिक और मृदुला कई 100 सालों से उसकी रक्षा कर रहे हैं? निशा अभी शौक में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या कहे। वो पहली बार चुपचाप खामोशी से सुहानी और विवेक की बातें सुन रही थी। युवराज की नजर अभी भी उस डायरी पर थी, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त भैरवनाथ की कहीं एक बात चल रही थी। भैरवनाथ ने कहा था कि जब उसने उस साये को कैद कर लिया था तब किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ काट दिया था, जिससे वो साया फिर से आजाद हो गया था। युवराज अब पूरी कहानी समझ पा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मृदुला की आत्मा आखिर किस चीज की रक्षा कर रही है। विवेक युवराज की तरफ देखते हुए कहता, युवराज सर, अभी एक पेज और बचा है, प्लीज उसे भी ट्रांसलेट कर दीजिए। विवेक की बात सुनकर युवराज उस डायरी की आखिरी पेज को पढ़ने लगता। उस पेज को पढ़ते हुए
युवराज इस बारे में कुछ नहीं कहता। वो उस आखिरी पेज को अपने मन में ही पढ़ रहा था। उस पेज को पढ़ते हुए युवराज हैरान होता जा रहा था, लेकिन ये भाव अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं आने दे रहा था। पूरा पेज पढ़ लेने के बाद युवराज वो डायरी बंद करते हुए कहता है, इस लास्ट पेज में कुछ भी नहीं है। विवेक उस पर शक करते हुए कहता, लेकिन सर अभी तो आपने वो पेज पढ़ा ना, तो क्या लिखा था उसमें? युवराज सीरियस होकर कहता है, वो लास्ट पेज में राइटर इमोशनल हो गया था। उसने अपनी वाइफ की तारीफ में कुछ लाइंस लिखी हैं, साथ में उनके कुछ पर्सनल मोमेंट्स के बारे में भी शेयर किया। मुझे लगता है तुम लोगों को ये सब नहीं सुनना चाहिए। विवेक युवराज की बातों से कन्विंस हो जाता है, क्योंकि उसकी बात मानने के अलावा विवेक के पास और भी कोई ऑप्शन नहीं था। युवराज विवेक से कहता, विवेक इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ये डायरी कुछ दिनों के लिए अपने पास रख सकता हूँ? मैं इसे एक बार और पढ़ना चाहता हूँ। विवेक हाँ में सर हिला देता है और युवराज वो डायरी लेकर उस कमरे से बाहर चला जाता है। सुहानी को युवराज का ये बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। वो अपने मन में कहती है, क्या सच में राइटर ने डायरी के लास्ट में अपनी और अपनी वाइफ के पर्सनल मोमेंट शेयर किए हैं, या फिर युवराज सर हमसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या था आखिर उस डायरी के लास्ट पेज में? युवराज क्यों इन बातों को उन लोगों से छुपाना चाहता है? आगे की कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें कहानियां सुनना पसंद है, और कमेंट करके भी बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। आपका एक कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है, जिससे कि मैं जल्द से जल्द नए एपिसोड्स ला सकूं। और बेल आइकन भी जरूर दबा दें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।